मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी के कौमी एकता दल को सपोर्ट करने का कार्य करता है, जो बताता है कि यही हमारे अपने हैं, जो उस पार्टी का सपोर्ट करता है जहां पर कि बताया जाता है कि आतंकियों से ही हमारा संबंध है। आप हमको सत्ता का बदरंग चेहरा दिखा रहे हैं। अरे सत्ता का बदरंग चेहरा तो हमने तब देखा था जब दुर्गा शक्ति नागपाल को एक अतिक्रमण वाले जगह पर मस्जिद के दीवार को ढाहने के लिए, आपको भी याद होगा पत्रकार महोदय, कैसे उसको जलील करके वहां से साइड किया गया था। सत्ता के दुरुपयोग का मतलब ये होता है। सत्ता का दुरुपयोग हमने देखा था जब अखिलेश यादव जी के जाति के कुछ लोगों को बचाने के लिए प्रतापगढ़ में कैसे दिन दहाड़े वहां के सीओ जियाउल हक की हत्या हुई थी। ऐसे सारे घटना जो हैं वो सत्ता का बदरंग चेहरा दिखाते हैं। योगी वर्सेस ऑल भी हो जाएं तो मैं आपसे बता रहा हूं कि 2022 में प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से फिर से उत्तर प्रदेश में एक सन्यासी वहां के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने जा रहा है। पीएम मोदी ने योगी आदित्यनाथ को बधाई दी है और कहा है कि इस तरीके मतलब भाजपा ने जो परिणाम लाए हैं उसके लिए बहुत तारीफ की है। क्या लगता है कि आगे ये ट्रेलर था, मूवी आने वाली है? बिल्कुल, मैं इस बात को मानकर चलता हूं कि कहीं ना कहीं चाहे वो अपोजिशन की पार्टियां हो या जितने सारे लोग जो कहीं ना कहीं अपने आप को उत्तर प्रदेश के चुनाव में प्रमोट करने का कार्य कर रहे थे, वो लोग हमेशा बोल रहे थे कि जिला पंचायत का जो चुनाव होने वाला है ये सेमीफाइनल होगा, और सेमीफाइनल में जब हम जीतते हैं तभी हम फाइनल की ओर अग्रसरित होते हैं। तो 67 आउट ऑफ 75, जिसमें 66 सीट्स भारतीय जनता पार्टी की और एक सीट अपना दल की, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी जीत है और ये अप्रत्याशित जीत है। अप्रत्याशित से भी ज़्यादा मैं इसको ऐतिहासिक जीत बोलूँगा। ये योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसके 2017 के बाद जो कार्य किए गए हैं उसका कहीं ना कहीं ये जीत है और उसी रूप में ये परिलक्षित होता है। और बिल्कुल जैसे आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का चर्चा कर रहे थे, तो मैं आपसे बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री जी इस जीत के बाद ही योगी सरकार को बधाई दिए हैं या योगी सरकार के फेवर में कुछ बोले हैं। आप याद कीजिए, जब योगी आदित्यनाथ पहली बार नोएडा आए थे, क्या बताया था नरेंद्र मोदी जी ने? नरेंद्र मोदी जी ने बोला था कि हाँ ये योगी हैं, सन्यासी हैं। लोग बोलते हैं इनके पहनावा को, इनके परिधान को देखकर कि ये पुराने ख्यालों के हैं, लेकिन जिस अंधविश्वास को इसके पहले के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने हमेशा अपने माइंड में बैठा कर रखा कि नोएडा आने से कुर्सी चली जाती है, तो परिधान से किसी का सोच परिलक्षित नहीं होता है। योगी आदित्यनाथ नोएडा आकर इस बात को चरितार्थ कर चुके हैं कि उनके लिए कुर्सी से बड़ी उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा है। और कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं 2017 के बाद कार्य हुए हैं, आज आउट ऑफ 29 स्टेट्स उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा स्टेट है जिसने 4 लाख से ज़्यादा सरकारी नौकरी देने का कार्य किया। प्राइवेट रोजगार का बात हटाइए। कोरोना जैसे काल में, एक ग्लोबल पैंडेमिक में जब पूरा देश और पूरी दुनिया परेशान थी, वहाँ पर भी 25 करोड़ की आबादी वाला उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा, चाहे कोरोना वैक्सीन लगाने का बात हो या कोरोना के टेस्टिंग का बात हो, हर एक चीज़ में अव्वल रहा है। 2020 का जो स्मार्ट सिटी परियोजना जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा शुरू किया गया था, जब ये 2014 में चुन कर आए थे, तो आपने कहीं ना कहीं देखा होगा कि 2020 का स्मार्ट सिटी का अगर किसी स्टेट को बेस्ट स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट के लिए अवार्ड मिला तो उत्तर प्रदेश को मिला। कहीं ना कहीं यह सब कानून का व्यवस्था आप देख लीजिए, 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति थी और अभी कानून की क्या स्थिति है। माफिया, रंगदार, अपने आप को बोलने वाले अपराधी सब जान की भीख मांग रहे हैं। सब अपना जमानत को निरस्त करा कर लाल चरदीवारी के अंदर रहने को ही अपना भला सोच रहे हैं और अपनी रक्षा समझ रहे हैं। उसी में अपना उनके लिए स्टेटस सिंबल बन गया कि आज हम जेल के अंदर हैं। ये कहीं ना कहीं योगी जी के सरकार में ही संभव हो पाया है। और जब कोई एक मुख्यमंत्री ऐसा कार्य करता है तो बिल्कुल आप मान कर चलिए कि वहाँ की जो जनता है, क्योंकि लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है पत्रकार महोदय कि लोकतंत्र में जनता को सबसे ज़्यादा अधिकार होता है। और जब किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री इतना कार्य करता है तो वो कहीं ना कहीं अपने जनता का विश्वास जीतने में सक्षम होता है। और यही इसी के परिणाम स्वरूप जो 2 दिन पहले आपने रिजल्ट देखा कि 67 आउट ऑफ 75, ये कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश के जनता का विश्वास जीता है और बहुत हद तक ये उसमें सफल हुए हैं। लेकिन जिस तरीके का देखा गया परिणाम आया सारी चीज़ें, तो क्या इससे चरितार्थ होता है कि आप लोग 300 पार कर पाएगी बीजेपी? 300 नहीं, 350 पार।
325 तो हम 2017 में कर चुके थे, जब हमारा मॉडल किसी ने नहीं देखा था। गुड गवर्नेंस का मॉडल क्या होता है, जब किसी ने नहीं देखा तब उत्तर प्रदेश की जनता ने हमें 325 सीट देने का कार्य किया। तो आज तो हम उत्तर प्रदेश में आज से पहले वाले जो लोग बोलते थे कि ये भाजपा वाले राम मंदिर के नाम पर चुनाव लड़ेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया कि विकास के कार्य वहाँ पर क्या किए गए हैं उत्तर प्रदेश के सरकार के द्वारा 2017 के बाद, जब से योगी जी की नेतृत्व वाली सरकार बनी। लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको एक और बात बताने जा रहा हूँ कि बहुत विटल फैक्टर वहां पर राम मंदिर साबित होने जा रहा है 2022 के आगामी चुनाव में। आपको याद होगा भारतीय जनता पार्टी का और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मजाक उड़ाया जाता था इस बात को बोल करके कि वो भाजपा वाले हैं जो कि बोलते हैं कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नीति वाली जब सरकार बनी 2017 में, तो आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने बोला कि जो हम घोषणा करते हैं उसमें हम विश्वास भी, जो हम घोषणा करते हैं उसके अनुरूप हम कार्य भी करते हैं। चाहे कश्मीर से 370 और 35 से हटाने की बात हो, या उत्तर प्रदेश में राम मंदिर, भव्य राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त कराने का बात हो। जब योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार बनी तो आज हमने अपने नारे को चरितार्थ करके उत्तर प्रदेश के जनता को दिखाया कि नहीं, हम वो नहीं है जो बोलते हैं कि रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे। हम अगर बोलते हैं कि रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, तो उसके साथ साथ हम वो हैं जो ये भी बोलते हैं कि हम तारीख भी बताएंगे। और आपने देखा था कि पिछले साल 5 अगस्त 2020 को कैसे भव्य राम जन्मभूमि के पूजन का कार्यक्रम हुआ था, कैसे भव्य राम। लेकिन राम मंदिर के नाम पे आप राम मंदिर को बनवा रहे हैं, उसके नाम पे अगर आप लोग वोट मांगेंगे तो आपको नहीं लगता मुस्लिम वोटर नाराज़ होगा? देखिए, कहीं ना कहीं मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूं कि जब हम मुस्लिम समुदाय का बात करते हैं तो 2 तरह के मुस्लिम हैं। एक कलाम को फॉलो करने वाले मुस्लिम हैं और दूसरे कसाब को फॉलो करने वाले मुस्लिम हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो कलाम को फॉलो करने वाले मुसलमान हैं वो इस बात को मानते हैं कि चाहे राम है या रहीम है, सब एक हैं। तो कलाम को फॉलो करने वाले मुसलमान हमारे साथ होंगे, और कसाब को फॉलो करने वाले मुसलमान अगर हमारे साथ नहीं है तो हमें कोई तकलीफ नहीं है उसका। कल योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट किया और सबको बधाई दी, अपने हर कार्यकर्ता को, हर किसी को। उसके बाद सपा के जो सुप्रीमो हैं अखिलेश यादव, उन्होंने एक बयान दिया है। वो बयान ये है कि सत्ता का ऐसा बदरंग चेहरा कभी नहीं देखा है। अब ठीक है, अखिलेश यादव जी विपक्ष में बैठे हुए हैं तो अखिलेश यादव का तो काम है कुछ ना कुछ बोलना। अगर वो कुछ बोल ही नहीं पाएंगे तो लाइमलाइट में कहां से रहेंगे? और कैसा सत्ता का बदरंग चेहरा, किस सत्ता के बदरंग चेहरा का आप बात कर रहे हैं? आप जहां से आते हैं, इटावा, मैनपुरी और कन्नौज और फर्रुखाबाद सरीखे एरिया को आपने अपना गढ़ बना कर रखा हुआ था। आप बिजली का विभाजन तक ऐसे करते थे कि कौन मेरा गढ़ है, कौन मेरा गढ़ नहीं है। अभी कन्नौज के जो सांसद है सुब्रत पाठक, यही जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव था पिछले 2016 का मैं बात आपसे बताना चाहता हूं, और रात के 2:30 बजे कन्नौज के सुब्रत पाठक के घर में रेड इसलिए मारा जाता है और उनको वहां से निकालने का कार्य सिर्फ इसलिए किया जाता है कि कहीं ना कहीं यह शख्स अगर रहेगा तो कन्नौज से जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी सपा नहीं बचा पाएगी, और सपा अपनी कुर्सी बचाने के लिए ऐसा कार्य करती है। और आप लूटतंत्र का बात कर रहे हैं, जो गाजीपुर में जाकर मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी के कौमी एकता दल को सपोर्ट करने का कार्य करता है, जो बताता है कि यही हमारे अपने हैं, जो उस पार्टी का सपोर्ट करता है जहां पर कि बताया जाता है कि आतंकियों से ही हमारा संबंध है, आप हमको सत्ता का बदरंग चेहरा दिखा रहे हैं। अरे सत्ता का बदरंग चेहरा तो हमने तब देखा था जब दुर्गा शक्ति नागपाल को एक अतिक्रमण वाले जगह पर मस्जिद के दीवार को ढाहने के लिए, आपको भी याद होगा पत्रकार महोदय, कैसे उसको जलील करके वहां से साइड किया गया था। सत्ता के दुरुपयोग का मतलब ये होता है। सत्ता का दुरुपयोग हमने देखा था जब अखिलेश यादव जी के जाति के कुछ लोगों को बचाने के लिए प्रतापगढ़ में कैसे दिन दहाड़े वहां के सीओ जियाउल हक की हत्या हुई थी। ऐसे सारे घटना जो हैं वो सत्ता का बदरंग चेहरा दिखाते हैं। सत्ता का बदरंग चेहरा वो नहीं दिखाता है जहां पर कि अगर कोई माफिया है, गलत कर रहा है तो उसको मारा जा रहा है। अगर कोई माफिया अपने साथ 100 गनर्स को लेकर उसको स्टेटस सिंबल बना रहा है, इसको अगर किसी ने खत्म करने का कार्य किया तो वर्तमान उत्तर प्रदेश की जो भाजपा नीति की सरकार है उसने किया। आप देखे होंगे पहले माफियाओं का क्या राज था।
2-4 मर्डर कर दिए, अपने जाति का हीरो बन गए, जाति हमको हीरो बना दिया, और जिस क्षेत्र में मेरे जाति का अच्छा संख्या है वहाँ से हम चुनाव लड़ गए और हम नेता बन गए। लेकिन अगर इसको किसी ने समाप्त करने का कोशिश किया, अगर किसी की नज़र माफियाओं के संपत्ति पर, अपराधी के संपत्ति पर, गैंगस्टरों के संपत्ति पर पड़ी, तो योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार थी। और माफ़ कीजिएगा अखिलेश यादव जी, यह सत्ता का बदरंग चेहरा नहीं, यह सत्ता का वास्तविक रंग क्या होता है, सत्ता कैसे प्रजा के हित के लिए चलाया जाता है, इसको चरितार्थ किया है योगी जी ने। लेकिन 2022 के जो अब चुनाव होने हैं, भाजपा जो है किस चीज़ पे वोट मांगेगी, और भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती कौन सी पार्टी है? सपा, आम आदमी पार्टी, या ओवैसी की पार्टी, या बसपा? कोई चुनौती नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए। मैंने आपको बताया कि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है, जनता मालिक होती है, और जब जनता आपके साथ है, आप विकास का भी कार्य कर रहे हैं, आप कानून का भी राज लेकर चल रहे हैं, आप हर एक धर्म को एक साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, आप सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो ये जितने सारे ये लोग को बरसाती मेढक हम लोग बोलते हैं, ये लोग चुनाव के समय पानी से बाहर निकलते हैं और टें टें करके फिर चुनाव हारने के बाद आपको ये 2022 के बाद कहीं नहीं दिखने वाले हैं। तो जनता मालिक होती है इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में, और जब जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है तो चाहे सारे मिल जाएं, योगी वर्सेस ऑल भी हो जाएं, तो मैं आपसे बता रहा हूं कि 2022 में प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से फिर से उत्तर प्रदेश में एक सन्यासी वहाँ के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने जा रहा है।